अस्सलाम वालेकुम बेटा। जैसे कि आप लोगों के इल्म में है कि मैंने आप लोगों के लिए सेम टेक्स्ट बुक बोर्ड फेडरल पंजाब के इनसे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स की वीडियोस बनाई हैं। उसी सिलसिले की एक और टॉपिक हमारे पास है सेलुलर रेस्पिरेशन। बच्चों, सेलुलर रेस्पिरेशन की अगर हम बात करेंगे तो इसको हम देखेंगे सिंध से, फेडरल से, पंजाब से, के से। इससे पहले हमने फोटोसिंथेसिस का टॉपिक कंप्लीट किया है। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। हमारी सिंध की बुक में सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बेटा अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ हमें नज़र आता है कि हर एक लिविंग सेल को एनर्जी की ज़रूरत है, और ये एनर्जी कहाँ से आती है? फ्यूल मॉलिक्यूल्स से। फ्यूल मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या किया जाता है बेटा? ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीडेशन की जाती है, ऑक्सीडाइज किया जाता है। अब इट मीन्स ये ज़रूरी नहीं होगा ऑक्सीडेशन की यहाँ मीनिंग कि ऑक्सीजन 8 हो, तो इसलिए इन्होंने लिखा है कि चाहे ऑक्सीजन हो या ना हो तब भी फूड या ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो सकती है। इस प्रोसेस में कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को तोड़ा जाएगा ग्लूकोज के, ताकि एनर्जी रिलीज हो। फिर ये एनर्जी एटीपी की फॉर्म में स्टोर होगी, बाकी जो एनर्जी होगी वो लॉस हो जाएगी। तो जो ट्रांसफ़र है, हम कह सकते हैं कि एक सेल जो ट्रांसफ़र करता है एनर्जी को ग्लूकोज से एटीपी में, ये एक रिडक्शन ऑक्सीडेशन प्रोसेस के ज़रिए होगा। तो इसको भी ये बताना चाहते हैं कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, ये यहाँ लिखा भी है इन्होंने। तो ये जो ब्रेक डाउन है ग्लूकोज का रेडॉक्स रिएक्शंस की मदद से, ताकि एटीपी बनाई जा सके, इसे हम रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। फिर ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म में यूज़ होगी। किस तरह से? आप जानते हैं एटीपी ब्रेक होगी एडीपी और पी। अब अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की पहले बात कर लें हमारी बुक के हिसाब से, तो इसे एक और नाम दिया जाता है फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन किसने डिफाइन किया था? पेस्चर ने। ठीक है, आपको याद रखना है पेस्चर का नाम। कोई स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, इन्होंने डब्ल्यू पास्टर लिख दिया है। एज रेस्पिरेशन द एब्सेंस ऑफ एयर। अब इसकी एक और अल्टरनेट टर्म हमने कहा फर्मेंटेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन की अल्टरनेट टर्म है। अब इस प्रोसेस में या तो आपको इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल या अल्कोहल हम सिंपली कहते हैं बनेगा, या फिर लैक्टिक एसिड बनेगा। अगर अल्कोहल बनेगा तो हम कहेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड बनेगा तो लैक्टिक एसिड या लैक्टेट भी कहते हैं इसे। तो भी कह रहे हैं कि स्मॉल बट सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी जो ऑर्गेनिज्म की है वो इस तरीके से रेस्पिरेशन करती है। तो मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे यीस्ट और कुछ बैक्टीरिया एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन कॉमन फेज रखता है। कह रहे हैं दोनों प्रोसेस में एक फेज कॉमन होगा। एक्चुअली बेटा मैं बताऊं तो सबसे पहले याद रखना है आपको कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, और उस ग्लूकोज के ब्रेक डाउन को हम ग्लाइकोलाइसिस का नाम देंगे। तो ये ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन है, इस डेफिनेशन में ये कई बार डेफिनेशन आ चुकी है एनडी टेस्ट में कि C6 ग्लूकोज का ब्रेक डाउन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ pyruvic acid, this is called as glycolysis। तो इट मीन्स पहले ग्लाइकोलाइसिस होनी है, उसके बाद डिसाइड होगा कि एरोबिक होगी या एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी। तो ग्लाइकोलाइसिस को हमारी बुक ने बहुत सिंपल तरीके से समझाया है, लेकिन ये इक्वेशन या ये हम ये कहें जो सीक्वेंस है ये याद रखनी होगी। मैंने यहाँ पंजाब सी बुक से भी ऐड किया है, फेडरल की बुक से। तो एनारोबिक ब्रेकडाउन ग्लूकोज का 2 मॉलिक्यूल्स। अब ये ज़रूरी नहीं है बेटा कि एनारोबिक इन अ सेंस कि यहाँ ऑक्सीजन यूज़ नहीं हो रही। ठीक है, आप बस याद रखेंगे ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। पायरुवेट क्या होता है बेटा? C3 का एक मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, C3 का मॉलिक्यूल ये आपका पायरुवेट कहलाता है। अच्छा आगे चलें तो ये कह रहे सीरीज़ में होगा और बहुत सारे एंजाइम भी इसमें हिस्सा लेंगे, लेकिन ये सब कुछ कहाँ होगा बेटा? साइटोसोल में, और एंजाइम भी वहीं मौजूद होंगे। साइटोसोल आप जानते हैं
सेल सॉल्यूशन सिंपली, या सेल का सॉल्युबल पार्ट, सॉल्यूशन पार्ट उसमें ही होगा। तो आसान कर लें तो बेटा आप यहाँ साइटोप्लाज्म में भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ये जो पूरा रिएक्शन है ये कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। अच्छा जी, मज़ीद बात करें तो कह रहे हैं इस प्रोसेस में एटीपी और एनएडी रिक्वायर्ड होंगे। देखिए पहले एटीपी यूज़ होगा, फिर एटीपी बनेगा। एनएडी आप जानते हैं डाइन्यूक्लियोटाइड है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये यूटिलाइज होगा। तो इस एनएडी से एनएडीएच बनेगा और एटीपी पहले कंज्यूम होगी। अगर आप देखें तो यहाँ यूज़ हो रही है, यहाँ भी यूज़ हो रही है, और बाद में आपके पास एटीपी बन रही है। तो ये कह रहे हैं अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो ये दो स्टेप में कैटेगराइज किया जा सकता है। एक सिंपल प्रिपरेटरी फेज जिसमें ग्लूकोज से फॉर्मेशन होगी फॉस्फोराइलेटेड ट्रायोल्स की। तो फॉस्फोराइलेटेड ट्रायोल्स कहाँ तक होता है बेटा, ये फर्स्ट 5 रिएक्शन होते हैं यहाँ तक। उसके बाद का जो फेज है उसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव, इसे बेटा इन्वेस्टमेंट फेज भी कहते हैं प्रिपरेटरी फेज को, क्योंकि यहाँ ग्लूकोज को हम एटीपी देते हैं। और ऑक्सीडेटिव फेज को पे ऑफ फेज भी कहा जाता है। तो अब इसमें देखें ये कह रहा है फॉस्फोराइलेटेड ट्रायोल्स पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। अब इस रिएक्शन को हम आगे देखते हैं डिटेल में। तो पंजाब की बुक में अच्छे से दिया था तो मैंने उसे कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, मैं यहाँ आपको पहले उसे समझा दूँ। तो देखें जब बेटा सबसे पहले ग्लूकोज को हम एटीपी का एक मॉलिक्यूल दे रहे हैं तो ये कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। फिर ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट आइसोमराइज होगा। यहाँ अगर आप हेडिंग्स को देखें तो ये रिएक्शन बता रहे हैं, पहले फॉस्फोराइलेशन हो रही है ग्लूकोज की एटीपी की मदद से, उसके बाद रीअरेंजमेंट जिसको हम आइसोमराइजेशन भी कह सकते हैं, ये ग्लूकोज से फ्रक्टोज में कन्वर्ट होगा। देन फ्रक्टोज की सेकेंड फॉस्फोराइलेशन की जाएगी। ये देखें 2 और 3 स्टेप को इसने यहाँ बता दिया है। फिर एटीपी ऐड हुआ तो पहले ग्लूकोज 6-फॉस्फेट था, अब फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट बन जाएगा। अब ये जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बन गया है, फ्रक्टोज C6 होते हैं। ठीक है, C6 होते हैं इसमें। तो ये टूटेगा, ब्रेक होगा। अब ये देखें स्प्लिटिंग या क्लीवेज भी कहते हैं इसे हम। 2-3 मॉलिक्यूल्स में एक G3P बनेगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, और दूसरा बनेगा DAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अगर आप ध्यान से समझें तो हम ऐसे कह सकते हैं बेटा कि ये जो DAP है ये दोबारा से इसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो एक्चुअली यहाँ इन्होंने इस तरह से बताया है कि ये जो मॉलिक्यूल है DAP का, ये कन्वर्ट होता है किसमें बेटा, ये जो हमारा DAP है ये इसी में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारी किताबों में इसमें 2 मॉलिक्यूल्स लिखे हैं। अगर मैं आपको बैक लेकर जाऊँ तो देखें यहाँ इन्होंने क्या किया है, 2 मॉलिक्यूल से बात करना शुरू कर दिया, 2 मॉलिक्यूल बता रहे हैं। तो 2 मॉलिक्यूल्स क्यों बता रहे हैं, ये जो DAP है ये भी इसी में कन्वर्ट होगा। और आप देखें अगर ध्यान से तो ये इंटरकन्वर्टेबल रिएक्शन दिखाया है, और इसमें फिर ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट हिस्सा लेंगे। तो इन्होंने इस तरह से बताने की कोशिश की है। अच्छा देंगे, लिखा भी है इन्होंने, DAP दैट इज कन्वर्टेड इनटू G3P इन अनदर रिएक्शन। अब नेक्स्ट में क्या होगा बेटा, यहाँ से ऑक्सीडेटिव फेज शुरू होगा। मैंने कहा था फर्स्ट 5 स्टेज जो होते हैं वो हमारे पास देखें प्रिपरेटरी फेज है, और फिर ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय फॉस्फोराइलेशन। हम देखें इनकी ऑक्सीडेशन भी हुई है और फॉस्फोराइलेशन, लेकिन इस बार फॉस्फोराइलेशन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो मौजूद है साइटोप्लाज्म में उनसे होगी। तो ये जो आपका G3P है बेसिकली ये कन्वर्ट हो जाएगा 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट। देखें दोनों तरफ यही बन रहे हैं, तो आप इनको 2 मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं जैसे हमारी सिंह की बुक ने लिखा है। आप एक को याद रखें, बाद में डबल कर दें, जैसे भी आपको आसानी हो आप कर सकते हैं। अब देखिए ये जो 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट है, यहाँ से फॉस्फेट लॉस हुए, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो हमारी बुक ने इसको 2 ATP लिख दिया है। तो पीछे कंपाउंड बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट। 3-फॉस्फोग्लिसरेट आइसोमराइज होगा, आइसोमराइज होकर 2-फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा,
2 फॉस्फोग्लिसराइड से डिहाइड्रेशन होगी, वाटर लॉस होगा, ये मैं 8 रिएक्शन पर हूँ, और कंपाउंड बनेगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट। बेटा इसको याद रख लें, एंटी टेस्ट में आ चुका है कि सेकंड लास्ट कंपाउंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पीपी, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। और फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट भी अपना फॉस्फेट लॉस करेगा, और फिर यहाँ भी अगर आप देखें तो एक एटीपी बन रही है और एक एटीपी है। अब आपको इसको की फीचर जो याद रखना है, देखें 2 एटीपी हमने यहाँ यूटिलाइज किए हैं और हमें 4 एटीपी यहाँ मिल रहे हैं। अच्छा जी, अब देख लेते हैं हमारी बुक क्या कह रही है। हमारी बुक भी वही बात बताएगी कि प्रिपरेटिव फेज में देखें ग्लूकोज पहले फॉस्फोराइलेटेड होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फिर आइसोमराइड होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फिर ये फर्दर फॉस्फोराइलेटेड होगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में या बायफॉस्फेट में। फॉस्फेट कम्स फ्रॉम एटीपी मॉलिक्यूल, फॉस्फेट एटीपी से आया, 2 मॉलिक्यूल यूज हो चुके हैं हमारे पास कहाँ, प्रिपरेटरी फेज में। और हमारा जो फाइनल कंपाउंड बनता था वो क्या बनते थे बेटा, डीएपी, देखें डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट और 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, जिसको ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट भी कह सकते हैं। और ऑक्सीडेटिव फेज में क्या हुआ था, अब ये जो 2 मॉलिक्यूल हैं आपके ट्रायोस फॉस्फेट के, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडाइज करेंगे, 2 प्रोटॉन्स रिमूव होंगे, तो फॉस्फोराइलेटेड 3PgL से, और ये जो हाइड्रोजन है ये किसके पास पहुंच जाएगा, NAD के, तो NADH की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसलिए इसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। देखिए एक तरफ हाइड्रोजन भी आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी जो है वो गेन हो रहे हैं, हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। ड्यूरिंग दिस फेज 4 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस, 4 ATP बनते हैं, ठीक है, और टोटल 2 मॉलिक्यूल NADH के बनते हैं। अभी कह रहे हैं क्योंकि बने 4 हैं, लेकिन नेट गेन कितना होता है बेटा, नेट गेन याद रखना होता है। नेट गेन यानी जो आपको प्रॉफिट मिला है, 4 ATPs फॉर्म हुए, 2 ATPs यूज हुए, तो नेट गेन 2 ATP। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। अब ये कह रहे हैं कि जो पायरुवेट है उसको हम यूटिलाइज करते हैं एरोबिक एनारोबिक में। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो बेटा ये जो आपके पास पायरुवेट बना है ये साइटोप्लाज्म में ही रहेगा, और साइटोप्लाज्म में ही इसके कन्वर्जन हो जाएगी। जैसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें कार्बन कंटेनिंग पायरुवेट डायरेक्टली कन्वर्ट होगा 3 कार्बन कंपाउंड लैक्टेट में। कैसे होगा बेटा, NADH जो बने थे उसकी ये हाइड्रोजन यूटिलाइज करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टेट में। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे पास कहाँ पाई जाती है, ह्यूमन बींग्स में, मसल्स में, बैक्टीरिया में भी मौजूद है, हमारे पास भी है, हमारे पास सिर्फ मसल्स में और दूसरे एनिमल्स में भी, जब हम एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं। अब देखें ATP कितना बनता है सिर्फ और सिर्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन में, 2 नेट गेन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी और फिर से सेम प्रोसेस होगा, NADH यूटिलाइज होंगे। तो देखें इस टाइप में 3 कार्बन कंटेनिंग पायरुवेट जो है वो एक कार्बन इसका कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, और 2 जो है वो एसिटाइल में, और फिर एसिटाइल फाइनली इथाइल अल्कोहल में। तो इन्होंने इस इक्वेशन में बताया पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हुई, डीकार्बोजाइलेशन, और फिर एसिटाइल बना, देन दिस एसिटाइल विल बी रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन ऑफ NADH, और ये बनाएगा इथाइल अल्कोहल। ये प्रोसेस कहाँ होता है बेटा, ये प्रोसेस बैक्टीरिया में है, गैस में, इसीलिए बैक्टीरिया यीस्ट को अल्कोहल प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है। अब नेक्स्ट में क्या होगा, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन चलनी है तो ये जो पायरुवेट आपके साइटोप्लाज्म में बने थे, देखें ये पायरुवेट ट्रांसफर होंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया दिखा रहे हैं आपको। जब ये पायरुवेट एंटर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, तो यहाँ बता रहे हैं पायरुवेट डज नॉट एंटर इन क्रेब्स साइकिल डायरेक्टली। पायरुवेट डायरेक्टली तो एंटर नहीं होगा, तो कैसे एंटर होगा, पायरुवेट टूटेगा, ब्रेक होगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 और 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल। यहाँ भी देखें यही बात बताई है कि अगर हम CO2 को यहाँ से रिमूव कर दें तो ये एसिटाइल ग्रुप है, एसिटाइल एंटर होगा और अपना एक हाइड्रोजन भी लॉस कर देगा,
कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो रही है, देखें यहाँ पर ये दिखा रहे हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को, इसका एक हाइड्रोजन यूटिलाइज कर लेगा NAD, तो पीछे हमारे पास जो कंपाउंड बचेगा वो एसिटाइल, एसिटाइल को बैलेंस करने के लिए कोएंजाइम A8 होगा। और ध्यान से देखें यहाँ एक कार्बन ये रहा और SCOA ये एसिटाइल कोएंजाइम A है, और अब पूरा कंपाउंड हमारा एसिटाइल CoA बना। याद रखना है बेटा दो पायरुवेट आए थे ना, तो दो कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगी, दो ही NADH बनेंगे, दो ही एसिटाइल CoA बनेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चले, देखिए इसने बताया अभी 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल CoA, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH। अब ये जो आपका एसिटाइल CoA है ये क्रेब्स साइकिल में जाएगा, साइक्लिक सीरीज है रिएक्शंस की जिसको सर हैंस क्रेब ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इसका नाम क्रेब्स साइकिल है। सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं बेटा, इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो उन्होंने रीज़न बताया है क्रेब्स और हैंस क्रेब जिन्होंने डिस्कवर किया था। और सिट्रिक इसलिए कहते हैं क्योंकि जो फर्स्ट कंपाउंड बनेगा इस साइकिल में सिट्रिक एसिड होगा, C6 का कंपाउंड होगा। सिट्रिक एसिड के पास 3 कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, दैट्स वाई से हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड या TCA साइकिल भी कहते हैं। ये बेटा अदर नेम ज़रूर याद रखने हैं आपने। अभी कह रहे साइकिल स्टार्ट कैसे होगी, तो मैं इसको आपको सिंपल डायग्राम से समझाऊं, इसमें काफ़ी डिटेल बात तो नहीं है, सिंपल डायग्राम से समझें। तो देखें एक क्रेब साइकिल को हम देख रहे हैं, तो पायरुविक एसिड आया एसिटाइल CoA में, तो ये हमारे पास 4 कार्बन का कंपाउंड था, कौन बेटा, ऑक्सिलोएसीटेट, और ये थे C2, दोनों ने मिलकर बनाया C6। देखें ये कोएंजाइम अलग होगा। अब इसमें वाटर गेन और वाटर लॉस की वजह से सिट्रेट कन्वर्ट होगा आइसोसिट्रेट में, यहाँ भी कार्बन 6 ही रहेंगे। अब इस आइसोसिट्रेट से क्या हो रहा है, देखें डीकार्बोजाइलेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन भी कह सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हुआ, हाइड्रोजन गेन हुई, हाइड्रोजन लॉस हुई, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी लॉस, हाइड्रोजन भी लॉस, हाइड्रोजन लॉस हुई तो NADH की फॉर्मेशन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई, क्योंकि एक कार्बन कम हो चुका है तो अब कार्बन हो जाएंगे 5 कार्बन कंपाउंड को कहेंगे अल्फा कीटो इलूट्रेट। सेम रिएक्शन रिपीट होगा, बस ये इक्वेशन इन्होंने थोड़ी सी गलत लिख दी है, इसको ऐसे याद रखना है, ठीक है, कोएंजाइम में एंटर होगा। तो जो C5 था वो बन जाएगा बेटा C4, आगे कहीं भी कार्बन लॉस नहीं होगी, सिर्फ C4 ही रहेगा। C4 का जो कंपाउंड बना है उसका नाम होगा सक्सिनाइल CoA, क्योंकि CoA ऐड हुआ है, और ये देखें रिएक्शन सेम रिपीट हुआ है। अब कोएंजाइम A जो यहाँ यूटिलाइज हुआ है वो रिमूव होगा, और इसके रिमूवल से एनर्जी मिलेगी किसको, GDP को। GDP के पास बेटा यहाँ फॉस्फेट भी होता है, तो GDP और P मिलकर बना देंगे GTP। GTP अपना फॉस्फेट ट्रांसफ़र कर देगा ATP को, ताकि ATP बने। इस तरह की फॉर्मेशन को हम नाम देते हैं ATP के SLP। तो वेरी फर्स्ट लेक्चर में बताया था सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। देन बेटा फिर से देखें सक्सीनेट बनेगा, सक्सीनेट क्या है आपका, ये भी C4 कंपाउंड ही है, ये अब सारे बेटा C4 ही रहेंगे। तो सक्सीनेट अपने हाइड्रोजन लॉस करेगा, इस बार हाइड्रोजन गेन करने की बारी होगी FAD की, तो FADH बनेगा। देन सक्सीनेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमरेट में, फ्यूमरेट वाटर को ऐड करेगा, गेन करेगा और बनेगा मेरेट। मेरेट अपना हाइड्रोजन लॉस करेगा तो फिर से NADH। अब आप गौर से देखें कि यहाँ क्या क्या हमारे पास कंपाउंड आ रहे हैं, तो मेनली बेटा NADH FADH पर फोकस करें और ATP पर। तो एक क्रेब साइकिल में आपको 3 जगह पर NADH मिला है, एक FADH मिला है, और एक ही ATP बनी है, ठीक है। अगर मैं ऐसे कहूँ कि ये 2 बार होगी, क्योंकि 2 पायरुवेट आए थे हमारे पास,
तो 6 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 NaDH, 2 FADH, 2 ATP। कार्बन डाइऑक्साइड को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस सिर्फ आप नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड याद रखें। C2 एसिटाइल था, C6 सिट्रेट आइसोसिट्रेट, C5 ओनली 1, ठीक है, ऐसे याद रख लें, बाकी सारे C4 कंपाउंड हैं। अब ये तो हो गई हमारी क्रेब्स साइकिल, लेकिन ये जो NaDH FADH बने हैं इनको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरता हुआ देखेंगे। यहाँ इन्होंने फेडरल पंजाब की बुक में देखी कुछ और बेहतर तरीके से बताया है, और जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा था वो इन्होंने क्लियरली लिख दी है कि आपके पास सबसे पहले देखें ऑक्सीडेशन हुई पायरुवेट की, ठीक है, जब C2 कंपाउंड बना। अब ये देख रहे हैं C2 कंपाउंड को गेन करने के लिए ऑक्जेलो एसीटेट आया, ठीक है, इन्होंने ऑक्जेलो एसीटेट यहाँ मिस कर दिया है, हम लिख देते हैं ऑक्जेलो एसीटेट, ये भी C4। तो ऑक्जेलो एसीटेट के साथ C4 C2 C6 देन आइसोसिट्रेट देन अल्फा कीटोग्लूटेट, ठीक है। फिर इन्होंने डायरेक्टली इस रिएक्शन में सक्सिनाइल मिस किया है, सक्सिनाइल को एंजाइम में डायरेक्ट रिएक्शन बस यहाँ जो था वो स्टेप नहीं दिया, लेकिन फॉर्मेशन बताई है ATP की, और सक्सिनेट फ्यूमरेट मेलेट सेम। अब ETC या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करें तो ये कहते हैं थर्ड फेज है एरोबिक रेस्पिरेशन का, जहाँ NaDH FADH प्रोड्यूस हुए थे उनको गुजारा जाएगा ताकि ऑक्सीडेशन हो, और ऑक्सीडेशन से ATP प्रोड्यूस हो। अब इसके लिए हमारी बुक ने बहुत सिंपल कर दिया है कि कोएंजाइम जो सब्सटेंसेस यहाँ यूज होते हैं, कोएंजाइम Q है, सीरीज है साइटोक्रोम की। साइटोक्रोम कौन कौन से बेटा? साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3। ये सीरीज याद रखनी है आपको, ठीक है। देखिए मैं सिंध को यहाँ इसलिए दे रहा हूँ चीज़ें क्योंकि हमारे पास जो अपकमिंग टेस्ट है वो मोर प्रॉबेबली कि हमारे पास हर बुक से आएगा, उसलिए आपको सारी बुक्स की नॉलेज हो। अदरवाइज मेरी सजेशन हमेशा क्या रहती है, सिंध को कवर करें, फेडरल को कवर करें, फेडरल को कवर करेंगे KPK ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा, और सिंध की बहुत सारी चीज़ें पंजाब से मैच होती हैं। तो देखिए यहाँ पंजाब की कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगी आपको। अच्छा, इन कॉम्प्लेक्सेस को बेटा हम समझते हैं आगे, ये थोड़ी सी कंफ्यूज करके हमारी बुक ने दे दिए हैं और बच्चों के ये समझ में नहीं आता, तो बेहतर तरीके से इसको हम आगे देखेंगे। अभी कह रहे हैं कि ये जो स्टार्ट होगा NaDH की ऑक्सीडेशन से होगा, फिर NaDH से जो हाइड्रोजन बनेंगे और फिर इलेक्ट्रॉन बनेंगे, वो इलेक्ट्रॉन चेन से गुजरेंगे, ठीक है। और अब ये कह रहे हैं NaDH ऑक्सीडाइज बाय कोएंजाइम Q, FADH also oxidized by coenzyme Q। ये जो coenzyme Q यहाँ दिखा रहे हैं, इसी से FADH, इसी से NaDH ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। ATPase कॉम्प्लेक्स यहाँ मौजूद होगा, ये देखें ATPase कॉम्प्लेक्स। तो मैं इसे आगे क्लियर डायग्राम में आपको अच्छे से समझाता हूँ। अच्छा जी, यहाँ देखें जो भी ATP बनेगी आपको याद रखना है, ETC के दौरान जो ATP बनेगी वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। और याद रखना है ये सारे रिएक्शंस कहाँ होते हैं? इनर मेम्ब्रेन पर, लेकिन किस जगह? क्रिस्टी पर। क्रिस्टी पर क्यों होते हैं इसे रीज़न नहीं लिखा है, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ एक छोटी सी बात समझनी है बस, प्रोटीन और फैट्स, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो या रेस्पिरेशन हो, प्रोटीन फैट्स की भी हो सकती है। तो अगर प्रोटीन्स का बेसिक यूनिट देखें बेटा, अमीनो एसिड्स हैं, तो ये कह रहे हैं कि जब भी इलनेस होती है तो प्रोटीन्स यूटिलाइज होते हैं आपके पास। तो अमीनो एसिड्स की एंट्री देख रहे हैं आप कहाँ हो रही है? जब इसका अमोनिया ग्रुप रिमूव हो जाता है तो बाकी रेजिड्यू कहाँ यूटिलाइज हो रहा है? पायरुवेट। या फिर बेटा ये जो अमीनो एसिड का रेजिड्यू है वो एसिटाइल कोएंजाइम में भी, या फिर ये अमीनो एसिड का रेजिड्यू सिट्रिक एसिड साइकिल में भी जा सकता है। बस याद रखना है आपने, अमीनो एसिड है तो इसका अगर हम CH3 रिमूव कर दें तो ये सिंपली जितने आपके ग्लूकोज एनर्जी दे रहा था इतनी ही अमीनो एसिड से भी मिलती है। तो ग्लूकोज और प्रोटीन की एनर्जी इक्वल होती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम फैट से कंपेयर करें तो वो डबल है। रीज़न यहाँ इसके देखें, दो मॉलिक्यूल हैं, ग्लिसरॉल फैटी एसिड, ग्लिसरॉल से बना होता है और फैटी एसिड से फैट्स। तो फैटी एसिड देखें कहाँ एंटर हो रहे हैं? एसिटाइल कोए बनाने के लिए, जबकि ग्लिसरॉल G3P बनाने के लिए यूटिलाइज हो रहा है। इसको याद रखना होगा आपको, ये कौन कहाँ यूटिलाइज होता है।
ठीक है, ग्लूकोज का तो हमने सीधा पढ़ लिया है। इसी को हम देखते हैं अब हमारी फेडरल केपीके की बुक से भी। ठीक हो गया। तो अब ये फेडरल ने कुछ बेहतरीन तरीके से इसको लिखने की कोशिश की है। बातें वही हैं बेटा, रेस्पिरेटरी फ्यूल ग्लूकोज है और फिर पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगी। अब यहाँ एक बात इन्होंने कही है कि फाइनल प्रोडक्ट्स क्या होती हैं जब भी ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। तो पायरुवेट एरोबिकली जब ब्रेक डाउन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक होगा। और लार्ज अमाउंट कितना बेटा, 36 to 38 ATP। 36 किसमें, यूकेरियोट्स में, 38 किसमें, प्रोकैरियोट्स में। अगर ऑक्सीजन नहीं है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है, तो फाइनल प्रोडक्ट्स क्या होंगी, लैक्टिक एसिड, इथेनॉल और जस्ट 2 ATP प्रोड्यूस होंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन को बेटा फर्मेंटेशन भी कहते हैं। सेम लिखा है। कहाँ होती है, बैक्टीरिया यीस्ट में होती है, मसल सेल्स में होती है, वर्टिब्रेट्स के, और इन द सेल्स ऑफ हायर प्लांट्स में भी होती है। ये बात हमारी बुक में नहीं थी। अब इन्होंने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को बताया, तो वही मैकेनिज्म बताया हुआ है बेटा जो पहले आप पढ़कर आ चुके हैं। देखें ज़रा, ये कह रहे ग्लाइकोलाइसिस में अगर हो जाएगी तो लैक्टिक एसिड बनाने के लिए बस रिडक्शन होगी पायरुवेट की। हमारी बुक में सिंपल लिखा था। ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में भी बनते हैं, लैक्टोबैसिलाई, और मसल्स में भी। ठीक है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो पॉइंट ये बेटा, लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन आपको यहाँ दिखाई जा रही है कि ग्लूकोज से पायरुवेट बने, पायरुवेट ने NADH के हाइड्रोजन गेन किए तो क्या बन गए, लैक्टिक एसिड। इथेनॉल की बात सेम की गई है। ग्लूकोज से बेटा क्या बने, पायरुवेट। पायरुवेट ने देखें कार्बन डाइऑक्साइड लॉस किया तो इसे कहते हैं डीकार्बोजाइलेशन, और देन फिर से हाइड्रोजन गेन किया NADH के तो क्या बना हमारे पास, इथेनॉल। बस ये हमारी बुक में और फेडरल में जो है वो डिफरेंस है कि ये कह रहे हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होती है तो क्या बनता है, एसिटल्डिहाइड। हमारी बुक एसिटाइल कह रही थी। ठीक है, इसको याद रखना है, ये डिफरेंट है। तो अगर बेटा आपके पास ऐसा कोई MCQ आ जाए जहाँ पर एसिटाइल भी लिखा हो, एसिटल्डिहाइड भी, तो आपको प्रेफर करना होगा फेडरल की बुक को। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन मैंने पीछे डायग्राम में बता दिया है। बस इन्होंने कहा पहले डीकार्बोजाइलेशन होगी, फिर रिडक्शन होगी, प्रोसेस सेम होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि कंप्लीट ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होगी, यानी यहाँ ग्लूकोज के जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड थे वो टूट जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगी, ATP भी ज़्यादा बनेगी। ये कह रहे हैं इट इज प्रीडोमिनेंट रेस्पिरेटरी पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस हमने पढ़ा, वही बातें बेटा यहाँ लिखी हैं। प्रिपरेटरी फेज, ऑक्सीडेटिव फेज, जिसको पे ऑफ भी कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट, ये मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया बेटा, स्टेप वाइज नेम दे दिए हैं। पहले फॉस्फोराइलेशन होगी तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, फिर आइसोमराइजेशन होगी, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, फिर फॉस्फोराइलेशन होगी, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनेगा, स्प्लिटिंग होगी तो G3P और DAP बनेंगे। DAP आइसोमराइज हो जाएगा किसमें, G3P में ही। और ये जो 5 स्टेप्स हैं ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, प्रीपरेटरी फेज। नेक्स्ट में बात करें बेटा तो हमारे पास देखिए कह रहा था 6 स्टेप में डिहाइड्रोजेशन एंड फॉस्फोराइलेशन। तो अब ये जो G3P बने थे इनकी ही फॉस्फेट एडिशन हो रही है, फॉस्फोराइलेशन, और डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन लॉस हो रहा है। देखिए 2 NADH बन रहा है सिंपली। यहाँ पर हमने जो इससे पहले डायग्राम देखी थी उसमें 2 को ब्रेक करके बताया था, यहाँ पर एक ही है। अच्छा जी, फिर देखें 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसराइड बना। ठीक है, जहाँ से फॉर्मेशन होगी ATP की, कौन से तरीके से, SLP से। याद रख लें ग्लाइकोलाइसिस में जो भी ATP बनती है SLP यानी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बनती है। ये आइसोमराइज होकर हमने कहा था C3 से C2 पर फॉस्फेट चेंज होगा तो 2 फॉस्फोग्लिसराइड बन जाएगा। देखिए 3 से 2 पर चेंज हुई है, पोजीशन चेंज हुई है। वाटर लॉस होगा, डिहाइड्रेशन होगी तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनेगा। ठीक है, और फाइनली फॉर्मेशन ऑफ ATP अगेन, तो 4 ATPs आर फॉर्म। 2 ATP ये रहे, 2 ATP ये रहे,
2 NADH बने हैं और हमारे पास पिछले रिएक्शन में देखें तो एक ATP यहाँ और एक ATP यहाँ यूटिलाइज हुई। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये इम्पोर्टेंट बात है, हमारी किताब में नहीं लिखी है। EMP pathway is another name of glycolysis because of their discoverer EMP, E for Emden, M for Meyerhoff and Baranas। तो EMP pathway भी कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस को, ये याद रखना है। अब फिर से सेम प्रोसेस बेटा जो हम पढ़ चुके हैं सिंध में भी, वही बात यहाँ की गई है कि पायरुवेट जो है वो प्रोड्यूस हुआ साइटोसोल में। पायरुवेट चार्ज मॉलिक्यूल है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होना चाहिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट से बाय द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से लेकर जाएंगी। फिर से इन्होंने भी वही बात लिखी है कि पायरुवेट डायरेक्ट हिस्सा नहीं लेता क्रेब्स साइकिल में, तो इसे कन्वर्ट होना होगा। तो ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट को लिंक रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, that occurs outside the mitochondria with that occurs inside the mitochondria। ठीक है, ये क्यों कह रहे हैं बेटा ऐसे कि थोड़ा सा प्रोसेस, आधा प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर, आधा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर देखें बाहर पायरुवेट बना था। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ये देखें, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में ये रिएक्शन हो रहा है जिससे एसिटाइल कोए बनेगा। सेम मैकेनिज्म है फॉर्मेशन का भी। कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हुई, एसिटाल्डिहाइड बना, फिर से हाइड्रोजन लॉस किया तो एसिटाइल ग्रुप बना, फिर कोएंजाइम ऐड हुआ तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना। अब ये जो साइंस टिडबिट्स हैं ये थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं फेडरल की बुक के MCQs के लिए। तो ये कह रहे हैं कंप्लीट कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन्वॉल्व NAD और NADP किसके लिए होगा बेटा? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो NAD आपको याद रखना है रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो ये कह रहे हैं NAD या NADP यूटिलाइज होते हैं सेलुलर रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं। इनमें से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं रिड्यूस कार्बन कंपाउंड से, जिनको बहुत सारे एंजाइम कैटालाइज करते हैं, और ट्रांसफ़र होते हैं NAD से पर ताकि NADH की फॉर्मेशन हो। तो NAD या NADP जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो रिड्यूस हो जाती है, हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन कंबाइन इट इज वेल, thus the reduced form symbolizes NADH, NADPH। in fact another hydrogen ion becomes closely associated। तो ये बताना ये चाह रहे हैं बेटा कि हमारी किताबें NADH लिखती हैं या NADPH लिखती हैं, तो एक्चुअली इसका तरीका लिखने का क्या होता है आपको याद रखना है। इसके साथ एक और हाइड्रोजन आयन एसोसिएट होता है, ये देखें NADH प्लस H आयन। ठीक है, या फिर NADPH प्लस, तो हम इसको अपनी कन्वीनियंस के लिए NADH2 या NADPH2 लिख लेते हैं। ये एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात है, ये MCQ आ चुका है पहले कभी एंट्री टेस्ट में कि NADH या NADPH का सही लिखने का तरीका क्या होगा। तो सही लिखने का तरीका ये वाला होता है। क्रेब्स साइकिल को भी बेटा इन्होंने सिंपली क्या किया है, स्टेप वाइज कैटेगराइज कर दिया है। बाकी रीजन सेम बताए हुए हैं। पहले सिंथेसिस बता रहे हैं सिट्रेट की, देन फिर डिहाइड्रेशन ताकि सिस एकोटिनेट बने। अब ये हमारी बुक ने नहीं दिया। ठीक है, वाटर लॉस होकर सिस एकोटिनेट बनता है, उसके बाद फिर से वाटर गेन होता है तो आइसोसिट्रेट बनता है। फिर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन। ठीक है, फोर्थ स्टेप में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन एंड एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर हमने देखा था कि जब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन हुई थी तो आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटेट में कन्वर्ट हुआ। अल्फा कीटोग्लूटेट की फिर से जब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन हुई थी और कोएंजाइम ऐड हुआ था तो ये सक्सिनाइल को ए बना था। ATP की फॉर्मेशन को यहाँ बताया जा रहा है बेटा, जो SLP की मदद से हुई थी। हमने कहा था कोएंजाइम ए सक्सिनाइल को से रिमूव होगा, सक्सिनेट बनाएगा। इस रिएक्शन में ATP एनर्जी रिलीज होगी जो GDP और P को कंबाइन करेगी। GTP ADP के साथ रिएक्ट करेगा। ये सब बात मैंने आपको बताई थी। देखें ये इन्होंने स्टेप वाइज सारे रिएक्शन दे दिए हैं, बस आपको याद रखना है इसमें तो वाटर लॉस होता है, उससे एकोटिनेट आता है। ये इनपुट आउटपुट ज़रूर याद रखने बेटा, यहाँ से MCQ देते हैं फेडरल के बुक के ज़रूर। तो देखें इनपुट क्या है, 2 एसिटाइल ग्रुप, 2 ADPP,
6NAD 2FAD, और आउटपुट क्या है 4 कार्बन डाइऑक्साइड 2 ATP 6 NADH 2 FADH 2। तो ये क्योंकि अगर हमने कहा था कि एक एसिटाइल आ रहा है यहाँ पर, तो ये 2 आते हैं, तो आपने हर चीज़ को डबल कर देना है। जो भी थोड़ी रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, तो हमने एक कार्बन डाइऑक्साइड ये देखी, तो इसको भी 4 कर दिया। इसी तरह बेटा ATP एक था, तो हमने देखें उसको 2 लिखे हैं। NADH एक यहाँ बन रहा है देखें, और एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, तो उसको हमने 6 लिखा है। FADH एक ही बना है, लेकिन हमने इसको 2 लिखे हैं, तो इस तरह से। 7 रिएक्शन में कह रहा था डिहाइड्रोजिनेशन और ऑक्सीडेशन होती है, फ्यूमरेट बनता है, फिर हाइड्रेशन होती है, ठीक है, ताकि मेलेट बनता है, और फिर मेलेट ऑक्सीडो एसीटेट में कन्वर्ट होता है। अब ये देखेंगे, एक अच्छी तस्वीर है जो मैंने कहीं और से इंटरनेट से ली आपके लिए। तो इसमें स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन दी है क्रेब्स साइकिल की, और इसमें देखें एक एक स्टेप को वाज़ेह तौर पे समझाया है विद एंजाइम्स, ठीक है। अब ये एंजाइम बेटा आज तक आए तो नहीं है, ठीक है, नहीं पूछे जाते हैं एंजाइम्स, क्योंकि हमारी किसी बुक में हैं भी नहीं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप इसको भी याद कर लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हर एक के साथ कार्बन नंबर यहाँ मौजूद है, ठीक है। इसका एक और अच्छा चार्ट आपको आगे मिलेगा। यहाँ हमने देखें, इसमें ये बात समझाई गई है कि कोएंजाइम में जो निकलता है वो दोबारा यूटिलाइज होता है। इसी तरह यहाँ जो कोएंजाइम में रिमूव होता है वो जाता कहाँ है, वो दोबारा से किसी नए आने वाले के साथ, पायरुविक एसिड के साथ कंबाइन हो जाता है। तो ETC की बात करें तो ये देखें, फेडरल ने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया हुआ है कि पहले तो ETC के कंपोनेंट्स बताए हैं। कंपोनेंट्स क्या है बेटा, पहला है एक कॉम्प्लेक्स NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, जिसे कॉम्प्लेक्स 1 कहते हैं। दूसरा FADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, उसको 2 कह रहे हैं। कोएंजाइम Q, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पर काम करेगा। साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 3। साइटोक्रोम C, ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा सर। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स 4। और 5 कॉम्प्लेक्स हमारे पास कौन सा होता था, ATP सिंथेज का, ठीक है, वो इसने आगे कहीं बताया होगा ज़रूर। अब इससे कहा कि जब NADH ऑक्सीडाइज होता है तो ये NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स से हिस्सा लेगा और इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कोएंजाइम Q पर, और FADH अगर ऑक्सीडाइज होगा तो वो भी इलेक्ट्रॉन्स अपने कोएंजाइम Q को ही देगा, बस उसका कॉम्प्लेक्स अलग होगा, NADH का कॉम्प्लेक्स अलग, FADH का अलग। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये Q से फ्लो करेंगे, साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स 3 पर आएंगे, फिर ये साइटोक्रोम C के पास जाएंगे, और फिर ये साइटोक्रोम C जो है हमने कहा था मोबाइल कैरियर है, तो साइटोक्रोम C डिलीवर करेगा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स को। तो इलेक्ट्रॉन्स अब ट्रांसफ़र किए जाएंगे। देखो ये MCQ बेटा आ चुका है। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने कहीं भी ऑक्सीजन यूज होते हुए नहीं देखी। तो ऑक्सीजन कहाँ यूज होती है, लास्ट स्टेप में। तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, ऑक्सीजन इज द अल्टीमेट एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये रिएक्टिव होगा, ऑक्सीजन एटम हाइड्रोजन को गेन करेगा और बनाएगा वाटर। एनर्जी रिलीज जो होगी इस इलेक्ट्रॉन पैसेज में, वो हाइड्रोजन आयन को पंप्स करेगी फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये याद रखना है, टू इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। देयर आर 3 such site corresponding to 3 enzymes present in electron transport chain, 3 enzymes, NADH dehydrogenase, साइटोक्रोम रिडक्टेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो यहाँ से ये कह रहे हैं 3 से पंप हो रहे होते हैं। अच्छा यहाँ जो कोएंजाइम Q है ना, उसके बारे में याद रखें, उसे यूबिक्विनोन भी कहा जाता है, ठीक है। ये प्रोटीन नहीं है, स्मॉल मॉलिक्यूल है जो लिपिड में सॉल्युबल है, वाटर में इनसॉल्युबल है। फिर साइटोक्रोम्स के बारे में बताया है, इसका मतलब होता है सेल कलर। तो द ड्यूस साइटोक्रोम्स आर पिंक इन कलर, दे आर प्रोटीन प्लस पिगमेंट मॉलिक्यूल्स containing iron. They can gain or lose an electron. ये हमारी बुक में नहीं है। अच्छा जी अब देखें क्या है, ETC जो है कोई ATP डायरेक्टली नहीं बना सकती,
इसे तभी एटीपी बना सकती है जब इसके पास हाइड्रोजन आयन मौजूद होंगे। और हाइड्रोजन आयन कैसे आएंगे बेटा? जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे। तो यहाँ इन्होंने देखे कॉम्प्लेक्सेस दिखाए हुए हैं आपको, ये कॉम्प्लेक्स 1। तो इसके पास देखें NADH के इलेक्ट्रॉन्स गए, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स आए कोएंजाइम Q पर, कोएंजाइम Q से 3 पर, 3 से साइटोक्रोम C और 4, और ये देखें ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिले ताकि ऑक्सीजन वाटर बना सके। अब इस सारे प्रोसेस में देखिए क्या हुआ। ये था माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और ये थी बेटा इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव हो रहे थे, देखें इसने भी हाइड्रोजन को पंप कर दिया बाहर, यहाँ से मूव हो रहे थे इसने भी हाइड्रोजन को पंप किया बाहर, इसने भी हाइड्रोजन को पंप किया बाहर। तो अब ये हाइड्रोजन वापस आना चाहते हैं, ठीक है। मैंने कहा था ये इसका FO चैनल है, सॉरी F1 पार्टिकल है, और ये कहलाता है जो सेंट्रली यहाँ स्पेस है वो FO चैनल कहलाता है। F1 पार्टिकल को समटाइम ऑक्सीसोम्स भी कह रहे होते हैं, ये याद रखिएगा। किसके लिए बेटा? सिर्फ और सिर्फ ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स के लिए। ऑक्सीसोम्स F1 पार्टिकल्स, ठीक है। अब केमियोस्मोसिस पहले भी पढ़ चुके हैं। केमियोस्मोसिस क्या थी? ये जो आपके हाइड्रोजन आयन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जमा हो गए, ये वापस आना चाहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, तो कौन लेकर आता है? इसे लेकर आते हैं ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स। तो जब ये हाइड्रोजन आयन यहाँ से मूव करते हैं तो देखें ADP और P को मौका मिलता है ताकि वो ATP बना सकें। तो ये केमियोस्मोसिस का मैकेनिज्म बताया हुआ है। ये कुछ अच्छी बेहतरीन सी डायग्राम है बेटा जो मैंने आप लोगों के लिए ली है कहीं और, किसी और बुक से, इंडियन बुक से बेसिकली। तो इसमें आपको इन कॉम्प्लेक्सेस की पूरी केमिस्ट्री भी बताई हुई है। इन कॉम्प्लेक्सेस में प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन कौन से वो भी बताए हुए हैं। तो देखिए नेम ऑफ एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस, ये 4 कॉम्प्लेक्सेस थे। NADH डिहाइड्रोजिनेज, FADH डिहाइड्रोजिनेज, जिसको हम कह रहे हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। यहाँ पर ये नाम दिया है। साइटोक्रोम C रिडक्टेज और साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज और फाइनल ATP सिंथेस। अब आप ये देखें, इन्होंने इसको थोड़ा सा अपोजिट दिखाया है। मैट्रिक्स यहाँ दिखाया है, इंटरमेम्ब्रेन यहाँ, तो आपको NADH यहाँ से जुड़ते हुए नजर आते हैं। अब देखें अगर ये कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स 1, तो कॉम्प्लेक्स 1 की टोटल सब यूनिट्स कितने हैं? 46। ये याद नहीं रखना है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए हमारी किताब में ये कहीं कहीं छोटे छोटे नाम दिए हुए हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स में FMN भी है, FES भी है, ये देखें। कॉम्प्लेक्स 2 में देखें तो ये 4 सब यूनिट से बना है, FAD और FES। और अगर हम देखें बेटा कॉम्प्लेक्स 3 को, तो कॉम्प्लेक्स 3 में भी आपको 11 सब यूनिट नज़र आ रहे हैं, हीम और FES। देखें आयरन सब में कॉमन है क्योंकि ये आपके कॉम्प्लेक्सेस थे, और इनमें हमने साइटोक्रोम्स की जो बात की थी बेटा, वो सब साइटोक्रोम्स तो कंफर्म है कि उनमें हीम पोर्शन, आयरन पोर्शन मौजूद होता है। बाकी प्रोसेस को समझ लें एक बार। तो देखें यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे, देखें ये है NADH, जिसके इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? Q के पास। हमने कहा था ना कोई एंजाइम Q ले लेगा। इसी तरह FAD को देखें, इसके भी Q के पास जा रहे हैं। बस FAD को याद रखना है कि ये कोई हाइड्रोजन पंप नहीं करता, ये पंप कर रहे हैं, ये पंप कर रहे हैं, ये पंप कर रहे हैं। फिर साइटोक्रोम C की हमने बात की थी। साइटोक्रोम C भी इलेक्ट्रॉन कैरियर था। तो इसके और इसके इलेक्ट्रॉन्स अगर हम कॉमन देखें तो कॉम्प्लेक्स 1 NADH के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फिर ये गए कॉम्प्लेक्स 3 पर, FADH कॉम्प्लेक्स 2 था, इसके इलेक्ट्रॉन भी 3 पर, और फिर फाइनली 4, और फिर हमने कहा ऑक्सीजन के पास जाकर वाटर बनाएंगे। जो हाइड्रोजन हमारे पास इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जमा हो गए थे, ये हाइड्रोजन बाहर रिमूव होंगे केमियोस्मोसिस से, और इस तरह से ATP की फॉर्मेशन होगी। अच्छा जी, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हमने पहले ही बात कर दी थी, है ना, F1 FO की। ओके हो गया, सब कुछ कंप्लीट है। अब इसमें याद ये रखना है बेटा, 1 molecule of NADH produce 3 ATP while the similar oxidation of FADH2 forms 2 ATP, the most important line। बाकी बेटा सेलुलर रेस्पिरेशन फेट प्रोटीन्स की सेम ही बताई हुई है। देखें ग्लूकोज ये रहा, फेट्स की अगर बात कर रहे हैं तो ये G3P में यूज़ हो रहा है, फैटी एसिड कहाँ यूज़ हो रहे हैं? एसिटाइल कोए में,
प्रोटीन देखें पायरुवेट भी बना सकते थे एसिटाइल कोए भी, और जा रहे थे क्रेब्स साइकिल में भी। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं, सेम ही हमारी बुक में भी और फेडरल में भी। ये एक एनालिसिस है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखनी है कि किस स्टेज में कौन सी चीज़ बनती है। तो देखिए ग्लाइकोलाइसिस में जो साइटोक्सोल में हो रही थी, अगर हम देखें तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में -1 लिखा है, इसका मतलब एक ATP यूटिलाइज हो रही है, यहाँ भी एक ATP यूटिलाइज हो रही है। इस रिएक्शन में बेटा देखें NADH यूटिलाइज बने थे, 2 पॉजिटिव हुआ है तो बने हैं, और 2 ATP भी बनी है। ठीक है, और इसी तरह आगे इन्होंने 2 ATP का गेन यहाँ दिखा दिया है, फॉस्फोएनोल पायरुवेट से 2 ATP यहाँ दिखा दिए हैं। एक्चुअली बेटा यहाँ पर ये थोड़ी सी गड़बड़ कर गए हैं, एक्चुअली यहाँ पर फॉस्फेट यूटिलाइज होते हैं। ठीक है, फॉस्फेट यूटिलाइज होते हैं, तो क्योंकि 2 ATP यहाँ पर माइनस हुए हैं और 4 ATP ऐड हुए हैं, तो ये देखें हमारे पास टोटल जो गेन बनता है इसका वो कह रहा है 4 ATP। ठीक है, आगे चलें तो देखें पायरुवेट ऑक्सीडेशन में सिर्फ NADH बना था। सिट्रिक एसिड साइकिल में आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट पर हमारे पास 2 NADH आए थे। अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम कुछ भी नहीं था। ठीक है, सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट में हमारे पास 2 ATP आए थे। सक्सिनेट ह्यूमरेट में 2 FADH आए थे। मेलेट से ऑक्सिलोएसिडेट में 2 NADH। तो देखें टोटल NADH कितने आए, 10 को मल्टीप्लाई करें 3 से 30। FADH कितने आए थे, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करें तो 4, 30 + 4, और ये देखें 34 बता रहा है आपको 4 ATPs। तो एक्चुअली यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है कि 38 ATPs बता रहे हैं आपको। ठीक है, और 36 हमारे बुक में बताया जाता है। अब फेडरल ने इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बताया हुआ है, वो ये कहते हैं कि असल में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर जो NADH है बेटा, जो NADH है, NADH यहाँ थे ना ग्लाइकोलाइसिस के, जब उनके इलेक्ट्रॉन्स आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ, उनके सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो वो आपको 4 ATP देते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया वाले NADH आपको पर ATP 3 ATP पर NADH 3 ATP बनाता है। यहाँ एक NADH 2 ATP बनाता है, तो मैं 4 इस सेंस में कह रहा हूँ आपको। मज़ीद देखें तो ये इन्होंने कहा हुआ है प्लांट्स में अगर हम रेस्पिरेशन देखते हैं तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, वहाँ देखें फ्लोटिंग रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, फेट्स यूज होते हैं, रेयरली यूज हो। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कॉमनली यूज होते हैं, प्रोटीन्स भी कम यूज होते हैं, बट मेनली जो हमारे पास टॉपिक है इस सबको छोड़ के, अगर आप इसको छोड़कर इसकी बात करें तो देखें एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन का इन्होंने डिफरेंस दिया है। एनारोबिक कहाँ हो रही है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, फर्मेंटेशन भी कहते हैं, साइट है इसकी साइटोप्लाज्म। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगी, मेनली ये सारा प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा। ग्लाइकोलाइसिस कॉमन स्टेप था, पायरुवेट हमारे पास लिंक रिएक्शन था, सिट्रिक एसिड साइकिल को हमने देखा, और टर्मिनल ऑक्सीडेशन जिसमें ATC और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हुई थी। अब ये फिर से इन्होंने प्रॉपर्ली दे दिया है इसी सारे प्रोसेस को एरोबिक रेस्पिरेशन के। अगर हम पाथवे देखें तो ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में हुई है, 2 ATP 2 NADPH बना है। टोटल नंबर ऑफ ATP कितने बनते हैं, 8 कैसे कह रहे हैं बेटा, 2 NADH। ठीक है, 2 NADH भी अगर यूटिलाइज होंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में तो मैंने कहा था वो 4 ATP बनाएंगे, और 4 ATP हमारे पास वैसे भी बने थे 8 में से -2 कर दें हम, क्यों कर दें -2, क्योंकि 2 हमारे पास यूटिलाइज हो गए थे। ठीक है, पायरुवेट ऑक्सीडेशन में हमारे पास 2 NADH बने थे, 6 ATP बना रहे हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल में हमारे पास 6 NADH बने थे, 2 FADH बने थे और 2 ATP। तो अगर हम टोटल सम करें तो 6 3 18 और 2 2 4, 18 + 4 22 and 2 ATP is 24। तो मैक्सिमम ATP हमें कहाँ से मिल रहे हैं, क्रेब्स साइकिल से।
ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, तो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर हुआ था, इसी से ATP बन रही थी, FADH NADH को यूटिलाइज हो रहे थे जो प्रोड्यूस हुए थे ग्लाइकोलाइसिस और TCA में। अब मज़ीद बात करें तो ये एक नई चीज़ है जो कि हमारी किताबों में तो नहीं है, लेकिन बेटा A लेवल O लेवल्स और इंडियन बुक्स में होती है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। इसका फार्मूला होता है RQ वैल्यू कैसे मालूम करते हैं, RQ वैल्यू वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम को डिवाइड करते हैं। अब ये इन्होंने कुछ अलग अलग RQ वैल्यू दी हैं, मैं तो नहीं सपोर्ट करूँगा कि याद करें, अगर कभी कोई इस तरह आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपका कोई MCQ आता है तो उसमें हो सकता है। बाकी बेटा देखें, एक और बात याद रखनी है, एम्फीबोलिक पाथवे हम क्यों कहते हैं एम्फीबोलिक पाथवे? एम्फीबोलिक पाथवे वो पाथवे होता है जिसमें कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म दोनों एक साथ हो रहे हैं, ब्रेक डाउन भी हो, फॉर्मेशन भी हो। बाकी एनारोबिक की बात हमने की, वो सेम बताया हुआ है। ग्लाइकोलाइसिस हमने बात की, देखें सेम प्रोडक्ट्स देख लें, 2 ATP और 2 NADH, ठीक है। ये आपके पास बेसिकली 4 ATP थे लेकिन माइनस कर दिया हमने तो 2 ATP बता रहे हैं और 2 NADH। पायरुवेट में देखें तो सिर्फ 2 NADH बने थे। क्रेब्स साइकिल में देखें 2 ATP 2 FADH 6 NADH। टर्मिनल ऑक्सीडेशन कहाँ होती है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर, ठीक है। ये देखें TCA कहाँ होती है? मैट्रिक्स में, और इसको भी याद रखें बेटा, ये भी देखें कहाँ हो रही है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। जो लिंक रिएक्शन है अक्सर बच्चे कहते हैं कि ये साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में नहीं होता, ठीक हो गया। और ये जो है हमारी KPK की बुक में थोड़ा सा डिफरेंस लिखा, इन्होंने वही बातें दोबारा की हुई हैं बेटा जो हमने भी डिस्कस की कि सबसे पहले 2 यूज़ हुए थे, ग्लाइकोलाइसिस पे ऑफ फेज में 4 ATP बने और नेट इसने देखें फिर से 2 ATP बताएं। NADH देखें ग्लाइकोलाइसिस वाले आपको 4 ATP दे रहे थे, बैक्टीरिया में 6 देते हैं, बस बैक्टीरिया में 6 देते हैं, वही जो मैंने बात समझाई थी। तो अल्टीमेटली 36 और 38 की बात इन्होंने की है। ये KPK की बुक का है बेटा। इन्होंने एक और बात लिखी हुई है जो डिफरेंट है, हमारी किसी भी किताब में नहीं है, और यही वो अहम बात थी जो मैं बताना चाहता था आपको कि ओवरऑल इक्वेशन एरोबिक रेस्पिरेशन की वो ऐसे देख लगता है कि ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है ग्लूकोज के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ये कह रहे देखें, बट इनफैक्ट दिस डज नॉट हैपन। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्ड इन 3 स्टेप्स, वो हमने बात की। और ऑक्सीजन का जो पर्पस था बेटा, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन क्यों यूटिलाइज होती है? ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है वाटर प्रोड्यूस करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। और रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन कंप्लीट। अब नेक्स्ट हमारी आखिरी वीडियो होगी फोटो रेस्पिरेशन को लेकर और अल्टरनेट मैकेनिज्म्स जो C3 के साथ होते हैं, C4 और KM। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लिसनिंग, थैंक यू सो मच।